MA फाइनल सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट कंटेम्प्ररी सोशियोलॉजिकल थियरीज। इसके फर्स्ट यूनिट के दो पार्ट हैं। पहला है मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी और दूसरा है साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो इस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट नेचर एंड मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी अर्थात समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रकृति एवं अर्थ पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमें फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट के ऊपर चर्चा करनी है, जिसका शीर्षक है साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, मानविकी एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो जो समाजशास्त्र हैं या समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं, उनके वैज्ञानिक और मानविकी परिप्रेक्ष्य के बारे में बात हमें करनी है। तो आज हम बात करते हैं समाजशास्त्र का मानवीय एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान क्या है, उसके बाद में परिप्रेक्ष्य क्या है। यह हम पहले चर्चा करते हैं, परिप्रेक्ष्य की बात आती है तो ये परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कौन सा है, और उसके बाद में चर्चा करेंगे मानवीय परिप्रेक्ष्य ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव किसको कहते हैं। तो पहले हम चर्चा प्रारंभ करते हैं परिप्रेक्ष्य पे। सबसे पहले बात पर्सपेक्टिव की, उसके बाद में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की। परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव का अभिप्राय किसी भी वस्तु या विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता अथवा अध्ययनकर्ता का जो विचार है वो उसका दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य कहलाता है। परिप्रेक्ष्य का अर्थात देखने का नजरिया। हम ये जानते हैं कि एक ही वस्तु है, उस वस्तु पर विभिन्न प्रवृत्तियों वाले लोग या विभिन्न धाराओं में दीक्षित लोग अलग अलग तरह के अर्थ निकालते हैं, अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक ब्रेड का पीस है। वह ब्रेड का पीस वनस्पति शास्त्री, पोषण वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति विज्ञानी, इतिहासवेता, ये सभी लोगों के दृष्टिकोण से अलग अलग अर्थ रखता है। कैसे अर्थ रखता है कि वो ब्रेड का टुकड़ा सुबह नाश्ता तैयार करते समय गृहिणी से अगर ज़्यादा उसकी शिकाई होती है, ज़्यादा जल जाता है, तो जिसको वो नाश्ता परोस रही है उसके बीच में किसी तरह की नोक झोंक, आरोप प्रत्यारोप कि आपको खाना नहीं बनाना आता, आपको ये सेंकना नहीं आता, रोज़ शिकाई करती हो लेकिन आज इसको जला दिया, आपका ध्यान कहाँ रहता है। उधर वो गृहिणी कहती है कि मेरे पास काम की अधिकता है, तुम्हें तो केवल खा के ही दफ्तर जाना है। किसी तरह से वो उनके संबंधों को प्रभावित कर रहा है, नकारात्मक रूप में जलता है। तो अगर वही सिकाई अच्छी होती है और उसका स्वाद बढ़ जाता है तो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो एक समाजशास्त्री का नज़रिया उस ब्रेड के पीस या टुकड़े को सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाली वस्तु के रूप में होगा। तो जहाँ सामाजिक संबंधों का दृष्टिकोण है व्याख्या करने का, वो समाजशास्त्रीय नज़रिया हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें कि एक अर्थशास्त्री ब्रेड के उस पीस को, टुकड़े को लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देख रहा है कि फैक्ट्री में बनाने में लागत कितनी हुई, ट्रांसपोर्टेशन का व्यय कितना हुआ, ग्राहक तक, उपभोक्ता तक पहुंचने में उसका कितना मूल्य रहा, लाभ बेचने वाले को कितना हुआ। तो लाभ और हानि के दृष्टिकोण से बाजार की वस्तु के हिसाब से उसको देखता है, उस नज़रिए से देखता है एक अर्थशास्त्री। पोषण वैज्ञानी उसके पोषण मूल्य की बात करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करता है कि खाने वाले के स्वास्थ्य पर किस तरह का ये प्रभाव पड़ेगा। राजनीति विज्ञानी मान लीजिए ब्रेड का बाजार में अभाव हो गया तो सत्ता और शक्ति के रूप में देखता है, आंदोलन किस तरह से होते हैं, किस तरह से विरोधी पक्ष उसको भुनाता है, सत्ता पक्ष किस तरह की बात करता है। तो एक सत्ता और शक्ति
को प्रभावित करने वाले एजेंट के रूप में देखता है राजनीति विज्ञान। तो हम ये बात कर रहे हैं कि एक ही वस्तु को अलग अलग विषयों को, उसके व्याख्याकारों को, जानने वाले जो लोग हैं अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण, ये नज़रिया परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की, कि समाज शास्त्र में कोई भी इकाई या वस्तु सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाली इकाई के रूप में परिभाषित की जाती है। संबंध चाहे सहयोग के हों, संघर्ष के हों, प्रतिस्पर्धा के हों, घृणा के हों, समायोजन के हों, समझौते के हों, किसी भी प्रकार के संबंध हों, इन संबंधों को प्रभावित करने वाली इकाई के दृष्टिकोण से अगर कोई व्याख्या की करता है तो उसको हम समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो ये बात तो है पर्सपेक्टिव की। अब हम टॉपिक पर पुनः आते हैं जहाँ बात की गई है समाज शास्त्र का वैज्ञानिक एवं मानवीय परिप्रेक्ष्य। तो अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो जब हम विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं जॉर्ज लुंडबर्ग की। जॉर्ज लुंडबर्ग ने सोशल रिसर्च नामक पुस्तक लिखी है और उसमें वो ये कहते हैं कि ये धारणा सर्वथा गलत है कि विज्ञान का संबंध किसी विशेष प्रकार के अध्ययन वस्तु से होता है। विज्ञान का कोई भी संबंध किसी भी प्रकार की विशेष सामग्री से नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान शब्द से कोई अध्ययन वस्तु प्रकट नहीं होती। वास्तव में विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति तथा उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान का द्योतक है। जॉर्ज लुंडबर्ग विज्ञान को परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि विज्ञान कोई विषय वस्तु नहीं है, अपितु विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित पद्धति का नाम है, जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो विज्ञान को हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही प्राप्त किए गए ज्ञान का द्योतक मान सकते हैं। यहाँ हम विज्ञान का विश्लेषण दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार, विज्ञान को हम एक पद्धति के रूप में परिभाषित करें और दूसरा हम विज्ञान को एक विचारधारा के रूप में परिभाषित करें। तो विज्ञान को जब हम एक पद्धति के रूप में परिभाषित करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से मकान के निर्माण में ईंट, सीमेंट, रोड़ी, बजरी, लोहा, पत्थर आदि सामान व्यवस्थित रूप से जुड़कर मकान का निर्माण करता है, केवल इनका घालमेल या इनका एकत्रीकरण ही किसी भवन का निर्माण नहीं कर देता, अपितु सबका अपना एक निर्धारित और नियत स्थान है। उस निर्धारित और नियत स्थान पर ये सारी निर्मायक इकाइयाँ, अंगभूत इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं और भवन को एक रूप प्रदान करती हैं। वैसे ही विज्ञान की एक प्रविधि है, वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जुड़ती है, तभी वैज्ञानिक पद्धति, जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, और एक वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति का वो माध्यम बनता है। इसमें हम समस्या के चयन से लेकर उसका अवलोकन, संकलन, परीक्षण, सत्यापन, निर्वचन, ये सारे जो पद हैं वो एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ते हैं, तभी विज्ञान बनता है। तो तथ्यों का अवलोकन, लेखन, वर्गीकरण, सारणीयन, निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण एक क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप में, एक क्रम में हम वैज्ञानिक पद्धति के अंदर इनको देख सकते हैं। तो पहली जो बात हमने की है, विज्ञान को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में माने। भवन निर्माण का हमने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से भवन निर्माण की जो निर्मायिक इकाइयाँ, अंगभूत घटक हैं, वो व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, वैसे ही ज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित और तार्किक पद्धति है, जिसमें उसके जो जितने भी सोपान हैं, चरण हैं, वो एक के बाद एक व्यवस्थित ढंग से होते हैं। सबसे पहले समस्या का चयन है, फिर उस समस्या से संबंधित क्षेत्र का निर्धारण है, उस क्षेत्र के निर्धारण के बाद में
जिस प्रविधि से सूचनाओं का संकलन करेंगे वो प्रविधि है। फिर टूल्स और टेक्निक्स हैं, टूल्स और टेक्निक्स से सूचनाओं का संकलन करते हैं। सूचनाओं के संकलन के बाद में सूचनाओं का संकलन करते समय हम अवलोकन, साक्षात्कार या पर्यवेक्षण जो भी प्रविधि को अपनाते हैं उस प्रविधि का उपयोग होता है। फिर सूचनाओं के संकलन के बाद में उनका विश्लेषण होता है, विश्लेषण के बाद में उनका निर्वचन होता है, निर्वचन के बाद में एक सामान्यीकरण होता है, सामान्यीकरण के बाद में जो प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण होता है। तो एक के बाद में एक ये सारे चरण क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि विज्ञान एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए गए ज्ञान का नाम है। दूसरी ढंग से इसको समझने का प्रयास करें, जहाँ दूसरे लोग हैं वो विज्ञान को एक विचारधारा के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ अभिप्राय है कि विज्ञान एक दर्शन है। पहले हम कह रहे थे कि विज्ञान एक प्रविधि का नाम है, एक पद्धति का नाम है। यहाँ ये मान्यता है कि विज्ञान एक दर्शन है जिसके द्वारा घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान एक विचारधारा के रूप में अगर हम लें तो हम ये कहते हैं कि विज्ञान एक दर्शन है, विज्ञान एक तरीका है जिसके माध्यम से, जिसको अपनाते हुए घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक विचारधारा घटनाओं की व्याख्या करने का एक विशेष तरीका है जिसमें किसी घटना को व्यक्त किया जाता है, उसे समझाया जाता है। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेते हैं समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कोंत का। ऑगस्ट कोंत ने जो मानव बुद्धि के विकास को समझने के लिए त्रिस्तरीय नियम दिया है और 3 स्तरों में पहला उन्होंने बताया है धार्मिक या मिथ्यापूर्ण अवस्था, और दूसरा उन्होंने बताया मेटाफिजिकल स्टेट, आधिभौतिक अवस्था, और तीसरा चरण बताया है उन्होंने इन दोनों से भिन्न वैज्ञानिक अवस्था। तो वो ऑगस्ट कोंत विभिन्न घटनाओं की व्याख्या मानव बुद्धि के विकास के इस चरण के हिसाब से करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि वर्षा नहीं हुई, तो ऑगस्ट कोंत के इन त्रिस्तरीय सिद्धांत के हिसाब से हम व्याख्या करेंगे। तो जब प्रथम स्तर पर मानव सभ्यता थी या द्वितीय स्तर पर जब मानव सभ्यता थी तो वो जल के देवता के रुष्ट होने से संबंधित वो बात करेंगे कि यज्ञ नहीं किया, हवन नहीं किया, इंद्र देवता नाराज हो गए इसलिए वर्षा नहीं हुई। तो ये पहले धार्मिक अवस्था, उसके बाद में आधिभौतिक या जो जादू टोने वाली है वो अवस्था, और तीसरी जब हम बात करें तो हम ये बात करेंगे कि भाई वनस्पति का कम होना, आर्द्रता का कम होना, वहाँ दबाव का क्षेत्र नहीं बना, इसलिए इन कारणों की वजह से वर्षा नहीं हुई। तो वो एक साइंटिफिक स्टेज होगी। तो ये 3 स्तर हैं, वो एक विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाते हैं, हमें एक घटनाओं की व्याख्या करने का एक तरीका हमें बताते हैं। और ये जो तरीका है वो परीक्षण योग्य है। परीक्षण जो तीसरा तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें अभी ऑगस्ट कोंत की बात करी थी, वो परीक्षण योग्य है। पहले 2 तरीके थे वो मान्यताओं पर आधारित थे। तो वैज्ञानिक विचारधारा जिसको हम कहते हैं वह घटनाओं की व्याख्या तार्किकता के आधार पर करने का प्रयास करती है, ना कि मनमाने ढंग के आधार पर। वैज्ञानिक जो विचारधारा है वो उस विचारधारा का मूल तत्व प्रत्यक्षवाद है। ऑगस्ट कोंत के शब्दों की हम बात करें और प्रत्यक्षवाद प्रमुखतः 3 बातों पर बल देता है। ये 3 बात कौन कौन सी हैं? पहली तो है अध्ययन वस्तु व अध्ययनकर्ता के अंतर को स्पष्ट करना या समझना जरूरी है। अध्ययन वस्तु और अध्ययनकर्ता 2 इंडिपेंडेंट इकाइयां होती हैं और इनको इंडिपेंडेंट मानते हुए ही आगे बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अध्ययनकर्ता और अध्ययन वस्तु दोनों एक ही नहीं है। इसका हम दूसरे अर्थों में समझने का प्रयास करें तो अध्ययनकर्ता अध्ययन वस्तु से इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र इकाई है। वह ये मानते हुए अध्ययन करे और अपना प्रभाव अध्ययन वस्तु पे नहीं डाले और उससे प्रभावित होने का प्रयास भी नहीं करे, निरपेक्ष रह के। तो पहली बात तो प्रत्यक्षवाद की यह है। दूसरी है जो अध्ययन करता है वो कार्य और परिणाम की समन्वित व्याख्या को प्रस्तुत करेगा। जो परिणाम है उस परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण है, उन कारणों का समूह उस परिणाम से जुड़ा हुआ हो, इस तरह की तार्किक व्याख्या को प्रस्तुत करेगा। तीसरी बात जो प्रत्यक्षवाद की है वो ये है कि
अध्ययन विषय से संबंधित जो ज्ञान है वो अनुभवाश्रित ज्ञान हो, इंद्रिय ग्राही हो, अवलोकन के माध्यम से, निरीक्षण परीक्षण के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त किया होना चाहिए। मानव की जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उन 5 ज्ञानेंद्रियों की पूर्ण क्षमता को प्रयोग में लेना, ये प्रत्यक्षवाद की तीसरी मौलिक विशेषता है कि मानव अपने आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा द्वारा प्रकृति के विभिन्न तथ्यों को अनुभूत करे और अनुभूत करके उनकी व्याख्या करे। इस तरह से हम जब विज्ञान को एक विचारधारा के संदर्भ में देखते हैं तो उसमें संगठित ज्ञान का स्वरूप देखने को मिलता है। कार्ल पियर्सन अपनी पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस में कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति का नाम विज्ञान नहीं अपितु उस संकलित ज्ञान का क्रमबद्ध संकलन करना भी वैज्ञानिक पद्धति में शामिल है। तो अभी तक हमने ये जो बात करी है उसमें हम ये विज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञान को कैसे समझा जाए, और विज्ञान को समझने के लिए जो 2 तरीके हमने काम में लिए हैं कि 2 धाराएं प्रचलित हैं। पहला, विज्ञान को पद्धति के रूप में माना जा सकता है, दूसरा विज्ञान को विचारधारा के रूप में समझा जा सकता है। दोनों ही संदर्भों में हम ये कहेंगे कि वैज्ञानिक ज्ञान इंद्रिय ग्राही या इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया अनुभवाश्रित ज्ञान है जो कि एक विशेष पद्धति को अपनाते हुए प्राप्त किया जाता है। वो पद्धति क्रमबद्ध पद्धति है जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो विज्ञान एक पद्धति और विज्ञान एक विचारधारा दोनों का समन्वित रूप लेते हुए विज्ञान को समझा जा सकता है। और ये कहा भी गया है कि विज्ञान है वो विज्ञान ही है, उसकी जो एकता है वो केवल पद्धति में है, न कि उसकी अध्ययन सामग्री में। अध्ययन सामग्री से विज्ञान प्रभावित नहीं होते हैं, अपितु जो भी अध्ययन सामग्री होगी उसकी एक विशेष पद्धति को काम में लेते हुए किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इस वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की और फिर समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की। धन्यवाद।